अब खबर खेल की दुनिया से, जहां पर ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं। देखिए, आईपीएल ऑक्शन 2025 के पहले ही दिन ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपए की बोली लगी है, जो अब तक की सबसे बड़ी बोली है। पंत पर यह बोली लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने लगाई है और लखनऊ सुपर जॉयंट्स की इस बोली से हर कोई खुश है उत्तराखंड में। All the best. All the best. All the best. All the best. ऋषभ पंत को उनके चाहने वालों ने शुभकामनाएं दी हैं। न सिर्फ उनके चाहने वाले बल्कि उनके कोच ने भी उनको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई दी है इसके लिए। ऋषभ पंत बेहतरीन विकेटकीपर और खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट टीम के आईपीएल के मैच में देखिए सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। ऑक्शन में सबसे महंगी बोली 27 करोड़ की बोली इनके ऊपर लगाई है लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने। सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बने हैं, जिससे उत्तराखंड में खेल प्रेमियों के लिए ये उनको और उत्साहित करने वाली खबर है। साथ में ऋषभ पंत के जो फैंस हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, साथ ही उनके जो कोच हैं, उन्होंने भी इसके लिए काफी ज्यादा तारीफ की है ऋषभ पंत की। लेकिन आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऋषभ पंत 2022 में एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हुए थे, जहां पर नोएडा के गार्डन गैलेरिया से निकलने के बाद अपने घर उत्तराखंड जाते समय सड़क में उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। गंभीर चोटें उन्हें आई थी, बड़ी इंजरी उनके साथ हुई थी और देखिए लंबे समय तक उन्होंने खेल से दूरी भी बना के रखी थी। लेकिन जो कमबैक किया वो काबिले तारीफ रहा। तो भारतीय टीम के क्रिकेट विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत, बल्लेबाज भी हैं। ऋषभ पंत आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उनके फैंस, उनके कोच, उनके बचपन के साथी खिलाड़ी काफी खुश हैं। और देखिए, सोमवार को रुड़की के 3 और खिलाड़ियों को ऑक्शन में शामिल किया जाएगा। रुड़की के रहने वाले ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा है। ये बात थी। और जब उनकी 27 करोड़ में उनको लिया गया, तो सभी खिलाड़ियों ने, एकेडमी के सभी छोटे बड़े खिलाड़ियों ने बड़ी शोर मचाया एकदम कि भैया वो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं, दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनसे न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। सीएम ने केदारनाथ जीत पर कहा है कि मैं केदारनाथ की जनता का आभार जताता हूं। ये सनातन की जीत है, ये विकास की जीत है। कांग्रेस के आरोप पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ा है। इसको सेमीफाइनल बताने वाले सीएम ने कहा है कि कांग्रेस तो पहले ही सेमीफाइनल में हार गई है और अब फाइनल की रेस से पीछे हो गई है, बाहर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, केदारनाथ में आपने बड़ी जीत हासिल की है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं सबसे पहले केदारनाथ विधानसभा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, उनके वहां के जनता को, सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बाबा केदार को नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को भारी अंतर से जिताया है। ये जीत हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो श्री बाबा केदार में जो काम शुरू किए गए, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, दिव्य केदार और भव्य केदार बनाने की दिशा में जो तेजी से काम आगे बढ़ा है, ये उसकी जीत है। ये जीत सनातन की जीत है, ये विकास की जीत है और ये केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड की जनता की जीत है। लेकिन कांग्रेस इस जीत को स्वीकार नहीं कर रही। उसका कहना है चुनाव में प्रशासन ने मनमानी की है। देखिए, वो कभी ईवीएम पर अपना जब हार जाते हैं तो ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी और पर फोड़ते हैं। इसलिए सारी जनता जान रही है कि ये प्रचंड जीत है। ये उन्होंने कहा था सेमीफाइनल है, वो सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए, तो आप ये समझिए कि फाइनल में उनके लिए अब कोई जगह नहीं। नगर निकाय चुनाव भी आने वाला है, बीजेपी कितना तैयार है? पूरी तरह से तैयार है बीजेपी और सारे कार्यकर्ता, सारी जनता चाहती है जो सुशासन के काम चल रहे हैं, विकास के काम चल रहे हैं, हम समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। सभी जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और आपको बताएं कि केदारनाथ उपचुनाव की जीत को भले ही 2027 सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा हो, लेकिन इससे पहले होने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर इसको बूस्टर डोज के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर बीजेपी अब निकाय चुनाव को लेकर और ज्यादा अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है।
उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी 21 नवंबर को एक दौर की मीटिंग भी कर चुकी है। पिछले चुनाव में बीजेपी 8 में से 5 नगर निगमों में जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। इस बार नगर निगमों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। केदारनाथ में शानदार जीत के बाद उत्साहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम निकायों में भी पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता के अंदर एक उत्साह खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के केदारनाथ चुनाव के बाद जिस प्रकार अनावश्यक माहौल कांग्रेस द्वारा तैयार किया जा रहा था, उस पे केदारनाथ की जनता ने एक बड़ा प्रभावी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और मैं कह सकता हूँ इस चुनाव के बाद नगर पालिका, नगर निगम सब चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतने वाली है और पिछली बार से अच्छा रिकॉर्ड हमारा रहेगा। इधर निकाय और पंचायत चुनाव से ठीक पहले केदारनाथ में मिली पराजय कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब उसे निकाय चुनाव से पहले एक और चुनौती से जूझना होगा। टूटे मनोबल के बीच कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का उसके सामने बड़ा चैलेंज आ गया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। बीजेपी पहले निकाय चुनाव की डेट तो फाइनल करे। संगठन ने अपने स्तर पर जो हेडक्वार्टर में जो कार्य करने होते हैं, इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रखी है। तो हम किसी भी तरह से इस मामले में पीछे नहीं है और जैसे ही सरकार डिक्लेयर करेगी तो निश्चित रूप में हम लोग भी चुनाव में बिल्कुल मजबूती के साथ हिस्सा लेंगे। वैसे बीजेपी को ये बताना चाहिए कि सरकार में रहते हुए वो बार बार इन चुनाव को टाल क्यों रहे हैं। नए परिसीमन के बाद उत्तराखंड में निकायों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। नगर निगमों की संख्या 8 से बढ़कर 11 हो गई है, तो नगर पालिकाएं भी 42 की जगह 45 हो गई हैं। निकायों के चुनाव भले ही छोटे लेवल पर होते हैं, लेकिन बीजेपी केदारनाथ के विजय रथ पर सवार होकर इन चुनावों में भी प्रत्यक्ष तौर पर कूद सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रवात की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है रुड़की से, जहां पर गंग नहर कोतवाली इलाके में टप्पेबाजों ने एक गाड़ी का शीशा तोड़कर नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। देर रात शादी समारोह के दौरान चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। उधर कोटद्वार में ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन सख्त है। दरअसल शादियों के सीजन में गाड़ियां जो हैं, खासतौर पर प्राइवेट गाड़ियां वाले जो हैं, वो क्षमता से ज्यादा सवारी गाड़ियों में भर ले रहे हैं। ओवरलोडिंग की वजह से कई बार सड़क हादसे हो जा रहे हैं। ऐसे में परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से लैंसडाउन से लेकर रिड़की खाल के तमाम रूटों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पहाड़ के रूटों पर हादसे की वजह ओवरलोडिंग होती है। ऐसे में जिन गाड़ियों में परमिट से ज्यादा सवारियां लेकर जाई जा रही हैं, उनके चालान किए जा रहे हैं। प्रशासन का बारात की बसों पर विशेष फोकस है। वेडिंग सीजन्स चल रहे हैं, बहुत सारी बारातें यहाँ से जा रही हैं और ये एरिया रिखनी खाल का स्पेशली काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन है। यहाँ पर ओवरलोडिंग की भी शिकायतें आई थी। सर ने भी हमें हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया और आज हमने स्पेशली चेकिंग किया है कि ओवरलोड ना हो, बस इसमें ओवर स्पीडिंग ना हो।